तो उसको एक फेयर चांस दिया जाए मार्केट में कम्पीट करने का, एंड हुएवर विल परफॉर्म द वेल विल गेट द मोर कस्टमर, विल अर्न द मोर प्रॉफिट। एंड सो ये सारी जो थ्योरीज हैं कि कंपटीशन जो है वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, बिकॉज इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी जब मार्केट में ज़्यादा प्लेयर्स होंगे, जब मार्केट के अंदर ज़्यादा इंटरप्राइजेज होंगे, और पूरे सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए भी है। देखो, पहले जब कम कंपनीज होती थी तो प्रोडक्ट हमें बहुत कम मिलते थे। 1990 में जब इंडिया ने मार्केट ओपन किया और सारी कंपनीज आई और कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हुआ, सो द सिंपल थिंग लाइक दिस पेन वी आर यूजिंग, अर्लियर इस तरह के पेन इतने प्राइस में इतनी क्वालिटी के साथ नहीं प्रोवाइड होते थे। रीजन क्या था? क्योंकि कुछ ही इंटरप्राइजेज मार्केट में थी, और जिसके कारण उनके अंदर कोई कंपटीशन नहीं थी, प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि हम ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। और वो रिसर्च और इनोवेशन में भी नहीं करते थे। वो ऐसे मैकेनिज्म नहीं ढूँढते थे जिससे कि प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव किया जा सके, उसको कंज्यूमर तक पहुँचाने में जो खर्चा है उसको किसी तरह से मिनिमाइज़ किया जाए। उसके बाद में अभी कंपटीशन को देखते हुए कई कंपनीज़ क्या होती है कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स को वो प्रोवाइड करवाती हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारा ऑनलाइन मार्केट भी आया, फिर उसके बाद में डिलीवरी की सर्विसेज भी जो देने लगी। तो ऑल दीज आर फॉर द सोसाइटल इंटरेस्ट। अब इसमें जो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है, फ्री मार्केट का मतलब है दैट स्टेट का उस पे कंट्रोल नहीं है। मार्केट काम करता है फ्रॉम द डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड है तो उसकी सप्लाई भी होगी, और इंटरप्राइजेज जिसकी डिमांड है उसी की तरफ उसी मार्केट में शिफ्ट होंगे। जिस प्रोडक्ट जिन सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी उसमें ज़्यादा इंटरप्राइजेज होंगे, और स्टेट उसमें कोई एक्टिवली कंट्रोल नहीं करता, एक्टिवली उनको कंट्रोल नहीं करता, तो उसको फ्री मार्केट बोलते हैं। सो कंपटीशन को माना गया कि कंपटीशन इज इंजन ऑफ फ्री मार्केट, एंड फ्री इकोनॉमी परफॉर्म बेटर व्हेन कंपटीशन इज इन द मार्केट। इफ कंपटीशन इज नॉट देयर, कंपटीशन नहीं है इसका मतलब कुछ ही इंटरप्राइजेस की मोनोपोली हो गई है मार्केट के अंदर, and when monopoly is there, these enterprises start using abuse of that. They will not invest in the research and innovation. They also will not decrease the price. They also want to get more and more margin, and वो फिर societal as large के लिए harmful होता है। दूसरा इसका जो आप इकोनॉमिक पॉइंट से देखते हो, तो इकोनॉमिक पॉइंट जो है फ्री मार्केट के पीछे ये है कि फ्रीली ऑपरेटिंग मार्केट विल रिजल्ट इनटू द मोस्ट efficient allocation of nation's scarce resources, and will bring the consumer the widest variety of the choices at the lowest possible price. टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का आप एक एग्जांपल लेके चलें कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है वो एक वेव के जो होती हैं उनके थ्रू वो अपना सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं। अब उसकी नीलामी होती है स्पेक्ट्रम की। तो ये जो वेवलेंथ का जो विड्थ है, ये एक स्कैर्स स्कैर्स मतलब एक लिमिटेड रिसोर्स है। अब इसमें अगर उन कंपनीज के अंदर कंपटीशन है, तो कौन उस चीज की बोली लेगा उस पर्टिकुलर विड्थ की, उसके लिए जो है उनके अंदर कंपटीशन होगा, और वो कंपनी टेंडर मिलेगा उस कंपनी को जो उसका मैक्सिमम प्राइस देता है। दूसरी साइड से उस फ्रीक्वेंसी को यूज करके जब टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करनी होंगी, तब भी एक कंपटीशन होगा कि कौन ऐसी कंपनी है जो उसमें भी सबसे मिनिमम प्राइस पे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये जो है आपका एलोकेशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है कंपटीशन के कारण फ्री मार्केट के अंदर। Competition was defined as a process that required numerous participants and decentralization. Uh, Decentralization means there is no control, there is no central authority that control. Only market forces. And what are the market forces? कि आपका competitor कैसे वर्क कर रहा है, आपका कंज्यूमर की क्या डिमांड है। अगर आप क्वालिटी में इम्प्रूव नहीं किए, प्राइस आपका कॉम्पिटिटिवली कम नहीं रहा, तो आपके कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे। आपके कंज्यूमर वहां से हट के दूसरा जो इंटरप्राइज है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सेम, या जो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है सेम गुड्स, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो ये दो प्रेशर हमेशा एक इंटरप्राइज के अंदर ऊपर रहते हैं मार्केट के अंदर। आपने
देखा होगा कि इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, वी वी डेलिब्रेट कि कौन सा कंपनी जो इतना ही 1 मंथ का पैक, 28 का डेज का पैक किस प्राइस पे है। अगर आपका जो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर कंपनी है वो आपको जो आपका पैकेज है वो ज़्यादा रुपीज़ में होता है, तो एक दिन के बाद में आप सोचोगे कि मैं इसको पोर्ट करवा के दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की सर्विसेज लूँगा। अब ये जैसे ही पोर्ट करवाएँगे तो उस कंपनी का एक कंज्यूमर चला गया, उसका प्रॉफ़िट कटता है। तो ये एक कंटीन्यूअस प्रेशर रखता है टू प्रोवाइड दोज़ सर्विसेज़ एट द चीपर रेट। सिमिलरली सपोज़ आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज़ से रिलेटेड आप कस्टमर हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग नेटवर्क में कॉल ड्रॉप हो रही है, दैट मीन क्वालिटी उसकी कम, क्वालिटी में कमी है। तो जब सर्विसेज में डेफिशिएंसी है तब भी आप दोबारा वही चीज़ें सोचोगे कि मैं इसको पोर्ट करवा के दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी करता हूँ। So they will think कि we have to install more the towers so that this telecommunication services provided of the best quality. So ये दोनों फैक्टर डिटरमाइन करते हैं और इन दोनों फैक्टर जो कि कंज्यूमर एक कंटिन्यूअस प्रेशर बनाता है, उसके बीच में जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में उनका भी बड़ा अहम है। तो एक इंटरप्राइज के पास में दोनों तरफ से प्रेशर होता है, उसके कॉम्पिटिटर की तरफ से भी प्रेशर होता है और उसके कंज्यूमर की तरफ से भी प्रेशर होता है। Now competition law force the market player to search for better permutation and combination for providing greater profit through the greater efficiency. नाउ ये प्राइसेस कैसे रिड्यूस होंगे, इसके लिए वो इंटरप्राइज ढूंढती है कि किस तरीके से क्या परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगाया जाए ताकि ये सेम गुड्स या सेम सर्विसेज जो है वो हम कंज्यूमर को लेस प्राइस में करें। तो किसी तरह से वो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट को करेगा या पैकेजिंग की कॉस्ट को डिक्रीज करने की सोचेगा या डिलीवरी की कॉस्ट को करने की डिक्रीज करेगा और इसके कारण सारी जो इकोनॉमी है वो आपकी परफॉर्म करेगी, बेटर परफॉर्म करेगी। ठीक है, the goods and services provided at the cheapest price, and that will be also the optimal quality. Apart from free market competition, as I said, also serve for the societal benefit because people at the large will be benefited. If there is the free market, anyone can enter into the market. So this startup projects etc. ये क्यों आए? बिकॉज फ्री मार्केट्स है, गवर्नमेंट किसी पे कंट्रोल, कोई कमांड एंड कंट्रोल टाइप की पॉलिसी है नहीं, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसको फेयर चांस मिलेगा compete करने का। सो फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट आल्सो, फ्रॉम एज ए कॉम्पिटिटर पॉइंट आल्सो, competition is best for the free market, and when there is a free market economy perform well. Now the second aspect you can say the economic rationale for the competition. इकोनॉमिक रेशनल क्या है? इकोनॉमी के हिसाब से इसको देखिए। इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कंपटीशन शो दैट परफेक्ट कंपटीशन कैन बेस्ट रन द मार्केट एंड बेनिफिट द कंज्यूमर। अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा तो इकोनॉमी आपकी परफॉर्म करेगी। आपके पास जितने भी मार्केट प्लेयर हैं, दे विल ट्राई देयर बेस्ट to launch new services, new goods, and they will also find out new other enterprises by which they are getting their subsidiary services. So इस तरीके से इकोनॉमी जो है वो आपका बहुत ही परफॉर्म वेल करेगी। कंपटीशन जो है दैट परफॉर्म डायनेमिक एफिशिएंसी। डायनेमिक एफिशिएंसी भी आपका इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, and competition promote transitional efficiency because competition faced with firm will seek out to less expensive means of carrying out the transaction. They will find out कि transaction कैसे हम जो है वो कम कर सकते हैं। और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर वो लिमिटेड नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता। और मोनोपोलिस्टिक अगर मार्केट क्रिएट हो जाएगा या ऐसा जिसमें परफेक्टली कंपटीशन नहीं होगा और केवल एक ही इंटरप्राइज वो है अपनी मोनोपोली उसमें क्रिएट कर देगी, या गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि वो फ्री मार्केट नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज को पैट्रोनाइज किया हुआ है, तो उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी।
एंड मोनोपोली क्रिएट होने के कारण क्या होगा कि बाकी जो कॉम्पीट करने वाली इंटरप्राइजेज हैं वो इस मार्केट में इंटर नहीं होंगी, बिकॉज उनके लिए कस्टमर बेस ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एंड इन दैट केस जो मार्केट इकोनॉमी है वो भी उस तरह से डाउन नहीं होगी। आप जितने भी लीडिंग इकोनॉमीज हैं, चाहे आप अमेरिका की इकोनॉमी देखो या पूरे यूरोप जो है वो सारे कंट्री मिलके यूरोपियन यूनियन बनाया जिसमें फ्री ट्रेड है, फ्री मार्केट है, उनकी इकोनॉमी देखो, यूके की इकोनॉमी देखो, वो इसीलिए वेल परफॉर्म वेल की। और 1990 से पहले इंडिया की इकोनॉमी वाज, हमारे पास जो कंपटीशन एक्ट से पहले एक दूसरा लॉ था सेम सब्जेक्ट के ऊपर, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। सो उस समय जो गवर्नमेंट का जो था प्लानिंग कमीशन जो कि बॉडी थी, और ये एमआरटीपी एक्ट टू कंट्रोल द इकोनॉमी, वो कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच थी। And that command and control approach was finally realized that it is not good for the economy. We must not interfere. Government have least interference in the performance of the uh, you know uh, enterprises in the market. अब हम इसको देखते हैं, कंपटीशन कैसे एफिशिएंसीज को इंक्रीज करता है। तो हमें समझना है कि एफिशिएंसी क्या होगी। मैनी टाइम्स मैंने यूज किया है कि कंपटीशन डायनेमिक एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी है क्या? एफिशिएंसी इज ऑल अबाउट द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज इन ए सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज करें कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। कहते हैं ना कि भाई कौन सी बाइक परचेज करने की फ्यूल एफिशिएंट है। एक बाइक 1 ही लीटर में 50 किलोमीटर की माइलेज देती है, यानी 50 किलोमीटर कवर करती है। सेकंड आपका जो ऑटोमोबाइल है वो 1 ही लीटर तेल में, 1 ही लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर आपको माइलेज देता है, 70 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। तो आपकी एफिशिएंट कौन सी होगी? जो 70 लीटर की, बिकॉज सेम रिसोर्स को यूज करके, पेट्रोल को यूज करके वो आपको आपका यूटिलिटी बढ़ाती है। सो एफिशिएंसी जो है दैट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट ऑफ द स्कर्स रिसोर्स इन ए सोसाइटी। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन जो है दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी इकोनॉमी। देयर आर 3 टाइप ऑफ एफिशिएंसी। फर्स्ट जो एफिशिएंसी होता है दैट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। सेकंड एफिशिएंसी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। थर्ड एफिशिएंसी डायनेमिक एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड डायनेमिक एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को मिला के आप स्टैटिक एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। नाउ अब इसको एग्जांपल के साथ समझो। वी ऑल नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल पर्पजेज। घर में भी आपको लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, ट्यूबलाइट जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए आपको बिजली की ज़रूरत होती है। एंड सिमिलरली फॉर ऑफिस, लॉ फैकल्टी में भी हमें बिजली की ज़रूरत होती है, फैक्ट्रीज में भी बिजली की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ अगर हम एग्जाम्पल में फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो पहले हमारे पास कोल है, कोल की माइनिंग होती है, और माइनिंग होके किसको माइनिंग का टेंडर मिलेगा, किसको एलोकेट करेगी गवर्नमेंट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रुपीस दे उस माइनिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। सपोज मार्केट में कोई है ही नहीं, और ये जितना भी कई बार जो न्यूज़ होती हैं या जो स्कैम की बात होती है, पीछे भी जो कोल स्कैम की बात थी कि गवर्नमेंट ने बिडिंग नहीं की, गवर्नमेंट ने कहा फेस्ट कम फेस्ट गेट, जो पहले आएगा पहले बोली मिलेगी, तो उससे तो एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं हुई। हो सकता है आपका 100 टन कोल जो है, 100 टन कोयला जो है, एक इंटरप्राइज 1000 में खरीदे, दूसरी इंटरप्राइज हो सकता है उसी का 1500 रुपये में बोले, तीसरी इंटरप्राइज उसी का 3000 बोले। तो आप किसको एलोकेट करेंगे? जो आपको मैक्सिमम प्राइस दे रहा है, बिकॉज आपकी कंट्री का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, स्कैर्स रिसोर्स है,
और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को एफिशिएंसी कहते हैं। सो जो कोल माइनिंग कंपनीज हैं उनका जैसे हो गया कि आपको 1 ईयर तक कोल माइनिंग की दी जाती है बोली, तो उसमें उस कंपनी को वो एलोकेट किया जाएगा जो कंपनी उसका मैक्सिमम प्राइस दिया जाता है। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी। सेकंड इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोल से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एक लिमिटेड अमाउंट से आपको रॉ मटेरियल से आपको प्रोड्यूस करना है आपका गुड्स और सर्विसेज। सो सपोज करो आपके पास 1 किलो कोयला है। अब इस 1 किलो कोल से आप कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। सपोज एक इंजन है जो 1 केजी कोल से 1 यूनिट पैदा करता है, एंड दूसरा इंजन या दूसरी कंपनी है जो उसी एक एक केजी से 2 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो प्रिफर करेगी कि 1 यूनिट की बजाय 2 यूनिट वाला को हम जो है चूज करें, बिकॉज वो सेम से उसकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ज्यादा है, सेम रिसोर्सेज से वो जो यूटिलाइज जो यूटिलिटी दे रहा है दैट इज मैक्सिमम। एंड थर्ड जो आपका होता है वो होता है डायनेमिक एफिशिएंसी। तो पहले मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जिसको हमने स्टैटिक एफिशिएंसी कहा, तो एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है दैट इज ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड यू नो स्टैटिक एफिशिएंसी जो इनका दोनों का जो नाम है, इसका पर्पस क्या है कि बेटर आउटपुट होता है एलोकेशन के थ्रू भी, एंड आफ्टर दैट थ्रू द प्रोडक्शन आल्सो जो बेस्ट आउटपुट निकलता है दैट इज आपका दैट स्टैटिक एफिशिएंसी। सो through the allocative efficiency, through the productive efficiency, the purpose is to achieve the maximum output from the limited input. Now this dynamic efficiency is related to uh, development of new product. Suppose आपके पास एक same earlier we used to the mobile phone. In the same price, the earlier mobile phone having suppose less capacity of the your camera or less storage capacity, but after investing more and more with the same in the same price, the through the research we found the method by which the product can be achieved that gives the the best result. So when development, innovation, etc., and that money is huge, in that way to increase the efficiency is known as dynamic efficiency. So dynamic efficiency refer to the development of the new product. We have to invest the money by which we get the new product that can, again have the effect on the productive efficiency. But कौन सी प्रोडक्ट के लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, सो वो भी हम देखेंगे। अगर एक 100 रुपीज में ही एक इन्वेस्टमेंट से एक प्रोडक्ट ए न्यू प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और दूसरा प्रोडक्ट तैयार होने में हमें 100 की बजाय 500 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा, तो हम वो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो हमें 100 रुपीज में होगा, बिकॉज उसकी कॉस्ट हमारे लिए कम है। सो दिस इज नोन एज द डायनेमिक एफिशिएंसी, and this can be done by ensuring proper reward to the inventor to the public. Now suppose all these efficiency we put in the market. Suppose we take the example of a mobile phone, or you can take the example of a bike or scooter or maybe a car, any automobile. So for in manufacturing of that product, I'm taking example of mobile phone. There is some cost for manufacturing. उसके लिए उनको जो है पेटेंट भी लेना होगा, या उन्होंने रिसर्च और इनोवेशन में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा कि इस तरह से हमें सेमीकंडक्टर बनाना है, इस तरह से इसकी डिजाइनिंग करनी है, इस तरह से हमें कैमरा का लेंस बनाना है। एंड कुछ होता है उसमें कितना लेबर लगेगा, फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें भी पैसा आएगा, फिर उसकी पैकेजिंग में भी पैसा लगेगा। तो इसके लिए दो दो तरह की कॉस्ट यूज होती हैं। उसके पूरे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जो है कीमतें जुड़ी हुई हैं।
पहला उस प्रोडक्ट को कि प्लास्टिक और इन मेटल के यूज़ से कैसा एक इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इनोवेशन में भी पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा। हर बार दे इनोवेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बनाने के लिए उन्होंने जो है फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट की होगी, उसमें एम्प्लॉइज़ को जो है रोज़गार दिया होगा। फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी और जो मटेरियल यूज़ होता है, उस मटेरियल की भी कॉस्ट होती है। फिर उसकी पैकेजिंग की भी कॉस्ट होती है एंड फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो एक तो बोला जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीएफसी, एंड दूसरा होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मतलब जो वेरी करती है, फिक्स जो फिक्स है। तो एक बार आपने रिसर्च और इनोवेशन कर दिया, ये कॉस्ट फिक्स हो गई, इसमें बार बार कोई ऐसा नहीं चेंज होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन द डेवलपिंग दैट प्रोडक्ट, लाइक द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है, that is cost incurred in actual production of unit of that product, like cost of raw material, labor, etc. So इसको total variable cost, that cost that required to actually produce that product। अब हो सकता है कि लेबर का भी फ्लक्चुएशन होता है। उसी तरह से रॉ मटेरियल जो है पहले कम का मिल रहा है, बाद में मिलेगा। जैसे वी टेक द एग्जांपल ऑफ रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग कंपनीज। पहले उनको जो आयरन यूज होता है वो सस्ते में मिलता था, अभी आयरन का रेट बढ़ गया, तो उनकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन जो मेथड है शायद आपको उस बिल्डिंग को बनाने का, उसका जो इनोवेशन का जो मेथड था, वो उसकी कॉस्ट तो फिक्स हो गई। एक बार हो गया वो फिक्स हो गई, दोबारा वो दूसरी टेक्नोलॉजी लाएंगे तो दूसरी होगी। बट उसी पर्टिकुलर मेथड से कुछ कॉस्ट होती है जो वेरीज करती हैं, कि टैक्सेस इंक्रीज हो गए, जिसके कारण लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, बिजली जो आपको चाहिए एनर्जी, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो इसलिए इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट है, दैट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू फाइंडिंग आउट द मेथड बाय विच प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, that is actually used to produce that product। Okay, now competition is valued as a means to increase the cumulative market value of the private। cumulative market value को ये बढ़ाता है because of different the finding out the technologies, reducing how to reduce the labor, how to reduce the other cost, etc। एक थ्योरिस्ट हैं पोजनर, POSNER। तो पोजनर आल्सो फेवर द कंपटीशन, एंड अकॉर्डिंग टू पोजनर the justification for competition probably rests on the lines of modern utilitarian, which state a rule is good when it affects the society इज बेटर वेल ऑफ। मतलब अगर कोई, हर वो रूल अच्छा है जो सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट करता है। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन यू गो टू एनी शॉपकीपर और एनी अदर मार्केट प्लेयर, सब यही कहते हैं मार्केट में बड़ा बुरा हाल है, पहले हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे, मार्जिन ज़्यादा था, बिकॉज कंपटीशन नहीं था, आसपास दुकानें नहीं थी, हर सेक्टर में, या चाहे आप किसी भी कंपनी किसी भी इंटरप्राइज के पास जाओ। लेकिन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से है तो कंज्यूमर्स और सोसाइटी को लार्ज पे प्रोडक्ट भी ऑप्टिमल क्वालिटी के मिल रहे हैं, प्राइसेस भी उनको कम देना हो रहा है, और बाकी लोगों को भी जो है कॉम्पीट करने का अधिकार है। सो दैट मीन्स, तो पोजनर ने कहा कि कंपटीशन अच्छा है बिकॉज कंपटीशन एक ऐसा रूल इस्टेब्लिश करता है जो कि सारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। अब यहाँ से, यस यस कहती यस पोजनर। नाउ द नेक्स्ट इज कि सोशलिज्म और जो सोशलिस्ट फिलोसफर हैं वो कंपटीशन के बारे में क्या सोचते हैं, लाइक कार्ल मार्क्स, जिसको खुद जो उन्होंने थ्योरी की जिसको मार्क्सिस्ट भी कहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सोशलिज्म की ही होते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट आइडिया में, मार्क्सिज्म में। लेकिन क्या सोशलिज्म भी जो है कंपटीशन को जो है वो सपोर्ट करते हैं, या सोशलिस्ट थ्योरिस्ट जो हैं वो कंपटीशन को सपोर्ट नहीं करते? तो इसमें एक तो कार्ल मार्क्स है और दूसरा है प्रूदन।
Prouduhan, ये दोनों फिलोसफर हैं और दोनों ने किस तरह से कंपटीशन को देखा। तो एक एक हिसाब से कंट्रोवर्सी थी विद रिस्पेक्ट टू द कंपैटिबिलिटी ऑफ सोशलिज्म एंड फॉर्म ऑफ द कंपटीशन बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड प्रूदन। दोनों ही सोशलिज्म को के फिलोसफर हैं, लेकिन दोनों कंपटीशन को किस एंगल से देखते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। प्रूदन कहते हैं कि सोशलिज्म जो है वो क्या है। सोशलिज्म इज इसेंशियली फ्री एसोसिएशन ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टी ओनर, कि सारे जो जो प्रॉपर्टी ओनर हैं वो यूनाइट होके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उस हिसाब से काम करें। सो फ्री एसोसिएशन ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टी ओनर of independent producing owing their means of production, like when the China adopted this method, from every household they start producing the goods and services। उसका इफेक्ट क्या हुआ कि मार्केट में वो गुड्स चल नहीं पाई बिकॉज उनकी क्वालिटी उस लेवल की होती नहीं थी, बिकॉज इंडिविजुअली मे बी ए पर्सन इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट मोर मनी इन द रिसर्च एंड इनोवेशन। सो प्रूदन आर्ग्यू करते हैं दैट सोशलिज्म would break the capitalist monopoly on the means of production, because every every member of the society is also taking part in the production, and it would restore to the individual tools of his labor, and thereby it would restore the competition to its proper role. As per the Proudhon, the competition is inherent in the human nature, and therefore there can be no question of destroying competition. Socialism would represent the final synthesis between the association and between them the competition. So Proudhon के अकॉर्डिंग अगर जो स्मॉल हमारे इंटरप्राइज जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं और उनका जो एसोसिएशन के थ्रू जो ये सोशलिज्म में काम होता है, उनके बीच में अगर कंपटीशन होगा तो कोई भी इंटरप्राइजेज जो है वो मोनोपोली नहीं क्रिएट कर पाएगी, अपनी मोनोपोली पोजीशन में नहीं जा पाएगी। और फाइनल जो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि सोशलिज्म के कारण, सोशलिज्म और यू कैन से कंपटीशन के कारण ही वो सोशलिज्म उनके बीच बरकरार रहेगा। अगर कंपटीशन उनके बीच में नहीं रहेगा और गवर्नमेंट किसी को पैट्रोनाइज कर देगी तो एक इंटरप्राइज की मोनोपोली हो जाएगी, और जब मोनोपोली हो जाएगी तो फिर इकोनॉमी धीरे धीरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो है मार्क्स उसको अलग दृष्टि से देखते हैं। कार्ल मार्क्स वाज वेरी क्रिटिकल अबाउट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है हर चीज को देखने के लिए। कार्ल मार्क्स हैज क्रिटिसाइज लाइक फैमिली भी उन्होंने क्रिटिसाइज की, दैट फैमिली, रिलीजन, दीज आर द मीन्स। उन्होंने कहा कि religion is like opium. Family is also the means of exploitation of women, because in the family women do many household working, for that she is not rewarded, उसको पैसा नहीं मिलता। और हम फॉर्म में भी जब भरते हैं तो मदर क्या करती है, शी इज हाउसवाइफ मतलब शी इज आल्सो डूइंग द वर्क, बट ये है कि वो जो काम कर रही है उसको उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है। सो ऑल वुमेन आर वर्किंग वुमेन। कोई वुमेन को आप देखा जो खाली बैठती हो, बट उनका जो इकोनॉमी में जो रोल है, अगर सेम वही काम आप बाहर से, अब हम मेड्स हायर करते हैं जो जिनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक हेल्प के लिए, सो उनको हम पे करते हैं, एंड वो जो पे करते हैं वो फिर इकोनॉमी के अंदर रिवॉल्व होता है और इकोनॉमी आपकी परफॉर्म करती है, बेटर परफॉर्म करती है, बिकॉज उनके पास भी पैसा होता है, दे आल्सो परचेज, और इकोनॉमी के अंदर तो यही लेन देन है। सो मार्क्स तो वेरी क्रिटिकल था। मार्क्स ने जिस कंपटीशन को भी उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया, और वो किस तरह से एग्जामिन करते हैं मार्क्स, दैट मार्क्स ने रिप्लाई किया प्रोदन को कि कंपटीशन जो है दैट इज आल्सो अल्टीमेटली इनहेंसिंग द कैपिटलिज्म। हाउ? बिकॉज कंपटीशन इज इमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कंपटीशन तभी तक होता है जब प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट में प्रॉफिट नहीं करेगा तो जो इंटरप्राइज है दैट विल बी ड्राइव आउट फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से बाहर चली जाएगी। सो कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन और ये जो प्रॉफिट का जो एक्यूमुलेशन है दैट इज द बेसिक टेनेट्स ऑफ द कैपिटलिज्म। मार्क्स कहते हैं कि कंपटीशन जो है
वो सीड्स कंटेन करता है फ्यूचर जो है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए, फ्यूचर सेंट्रलाइजेशन के लिए। Because when one enterprise is performing well, and when in this enterprise is performing well, it make profit. With this huge profit, it will start merger and acquisition. Like जैसे ही प्रॉफिट फेसबुक ने अच्छा बनाना शुरू किया, तो इसने उस ज्यादा प्रॉफिट से इसने अक्वायर कर लिया जो है व्हाट्सएप को। सिमिलरली हमारा जो फ्लिपकार्ट था, दैट वाज आल्सो अक्वायर्ड बिकॉज द कंपनी that perform well by giving its services get more profit, and when this profit came, it starts through the merger and acquisition for increasing its much better position. अब ये और बड़ी होती जाएगी और हम स्टेट को इसमें इंटरफेयर ही नहीं करना है। अब वो जो स्मॉल इंटरप्राइज है वो इतनी बड़ी इंटरप्राइज से कैसे फ्रीली कॉम्पीट कर पाएगी? सो दैट इज डिफिकल्ट। सो दिस कंपटीशन जो है, जो कि स्टार्ट होता है इमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, एंड विद दिस इमुलेशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज द बेसिक सीड फॉर द सेंट्रलाइजेशन और बेसिक सीड फॉर द कैपिटलिज्म। So this big enterprise then start eating other enterprises. So the cannibalism of competition and ultimate evolution of the monopoly power. So this will create, you know, through the merger and acquisition, increasing the position, and ultimately it reach in such a position that it is not affected by market forces. It is not affected by market forces. Consumer जा रहा है नहीं जा रहा है, बाकी competitor क्या कर रहे हैं। Like you take the example of DLF. In the real estate, DLF company that make the housing project and commercial housing property. So बाकी रियल स्टेट है उनसे उसको ज्यादा कंपटीशन नहीं। सिमिलरली आप मोबाइल फोन में लो तो आप एप्पल का ले सकते हो। एप्पल को बाकी कॉम्पिटिटर से ज्यादा कोई उनको फियर नहीं है। सेम टाइप का मोबाइल दे आर प्रोवाइडिंग इन 1 लाख और 60,000, एंड उसी तरह के मोबाइल आपको रेडमी सैमसंग वगैरह को 25-50,000 में मिल जाते हैं। सेकंड, उनको ये भी नहीं है कि उनके कंज्यूमर अगर उसी क्वालिटी जो है उनकी प्राइस ज्यादा रहेगी तो छोड़ के चले जाएंगे। सो ऐसी पोजीशन में जाने को, और ये होता है, इट इज ऑब्वियस, मार्क्स वाज नॉट रॉन्ग। इसीलिए हमारे पास सेक्शन 4 है कॉम्पिटिशन एक्ट में, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के लिए पहले इंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन में है ये प्रूव करना पड़ेगा। और डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के बाद में एक्सप्लेनेशन है। उसमें डिफाइन है कि डोमिनेंट पोजीशन मीन्स द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंजॉयड बाय ए enterprise where it is not affected by market forces. So Karl Marx is also right that this competition emulate the profit. By more the profit, if a enterprise perform well, it start acting like cannibalism, eating other enterprises through the merger and acquisition, and then it gain in such a position that it is not affected by the market forces. And in that situation, one cannot expect that there is a competition because one enterprise is very big, having all those, the consumer are also addicted by the product. Now, there is another theorist, socialist theorist, Lenin, Lenin. Lenin considered the growing monopolization and cartelization in the capital countries and ensuring the artificial blocking of technological progress as one of the important justification of social revolution. So through this forming of association, when we have in section 3 subsection 3 कार्टल, और कार्टल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उत्पादक संघ। सपोज द प्रोड्यूसर, सिमिलर प्रोड्यूसर, सीमेंट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर ने अपना एक एसोसिएशन बना लिया, टायर मैन्युफैक्चरर ने अपना एक एसोसिएशन बना लिया, या जूट मैन्युफैक्चरर ने अपना एसोसिएशन बना लिया, या और कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपना एसोसिएशन बना लिया, और फिर वो सोचते हैं कि हम सारे कॉम्पीट कर रहे हैं, मार्जिन हमारा कम है, सो हम कंट्रोल करते हैं प्राइस या इसकी सेल एटसेट्रा। सो व्हेन एसोसिएशन स्टार्टिंग लिमिटिंग और अटेम्प्ट टू लिमिट और कंट्रोल प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रेड of goods and services,
दैट एसोसिएशन इज टर्म्ड एज कार्टेल। वो एसोसिएशन जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में इंटर कर जाता है तो उस एसोसिएशन को कार्टेल कहते हैं। और कार्टेल के ऊपर कार्टेल को जो लॉ है वो बहुत ही एक हिसाब से बहुत वो गलत से देखता है, और उसके लिए पनिशमेंट जो है, पेनल्टी जो है, वो पेनल्टी भी ज्यादा है सेक्शन 27B के प्रोवाइजो में। अब कई बार इस कार्टेलाइजेशन के कारण क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो नहीं वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, बिकॉज उनको फियर होता है कि ये टेक्नोलॉजी के कारण जो है प्रोडक्ट कभी सस्ता ना हो जाए, उनका मार्जिन कम ना हो जाए। लेकिन अगर हम इन सारे ही थ्योरिस्ट को देखें तो डायरेक्टली कोई कंपटीशन को प्रोहिबिट नहीं कर रहा है। कार्ल मार्क्स भी डायरेक्टली कोई ये नहीं कह रहा है कि कंपटीशन के कारण कोई दिक्कत होगी, लेकिन उसका ये है कि अगर कंपटीशन जो है उसमें अगर इंटरफियर नहीं किया गया सरकार के द्वारा तो वो फाइनली ऐसी मोनोपोली क्रिएट कर देगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे कंपटीशन एक्ट में सेक्शन 4 है कि अगर उस कंपटीशन जो स्टार्ट हुआ था सारे इंटरप्राइजेज में, एंड देन वन इंटरप्राइजेज रीच इन द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जिसको डोमिनेंट पोजीशन कहते हैं, तो वो डोमिनेंट पोजीशन को भी अपनी अब्यूज ना कर पाए, इसके लिए सेक्शन 4 है। So they were were considering the ruthless competition of big firm as the process of conglomeration of economic powers, and all these theorists have not criticized that the competition is not necessary, but the ruthless competition. Ruthless competition means that the government said that no, we not even interfere, we not even have any law related to it. So that competition also lead to the capitalist economy. And taking all these idea in the mind, the different countries have the regulating laws. So here in India also we have this competition act that regulate the market. In the United Kingdom also there is the law related to restrictive trade practices. In the USA there was the law made very earlier because उनकी free economy थी अमेरिका का, और अमेरिका गोट इंडिपेंडेंस आल्सो वेरी अर्लियर इन 1773। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी पहले फ्रेम किया। सो 1890 में अमेरिका के अंदर एक लॉ पास हुआ, सेरेमन एक्ट, दी सेरेमन एक्ट, SHERMAN, द सेरेमन एक्ट 1890। उन्होंने फेडरल ट्रेड कमीशन भी 1914 में 1914 में बना दिया। और एक और लॉ है अमेरिका के अंदर जिसको हम बोलते हैं सेरेमन एक्ट एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस क्लेटोन एक्ट, CLAYTON, क्लेटन एक्ट। इसी तरह से आप यूरोपियन यूनियन में भी देखो तो जो उनकी ट्रीटी है, TFEU, ट्रीटी फॉर फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन, TEFU, TFEU, ट्रीटी फॉर फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन, उसके अंदर भी आर्टिकल 101, आर्टिकल 102 वो कंपटीशन एस्पेक्ट को एड्रेस करते हैं। सो जो मार्केट्स हैं फ्री मार्केट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन का काम करती है, गवर्नमेंट जो है एक्टिवली उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती है, उनमें कंपटीशन को बरकरार रहने देती है। लेकिन जो जो कार्ल मार्क्स ने जो फियर बताए थे कि वो इंटरप्राइजेज रूथलेस कंपटीशन होगा तो मर्जर एंड एक्विजिशन होना लगेगा, और मर्जर एंड एक्विजिशन के कारण मार्केट में कम प्लेयर होंगे या डोमिनेंट पोजीशन में हो जाएगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा हुआ है। सेक्शन 4 कंपटीशन एक्ट का वो रेगुलेट करता है कि अब्यूज ना हो डोमिनेंट पोजीशन द्वारा, उसको प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 5 एंड 6 जो कॉम्बिनेशन है उसको रेगुलेशन करता है, अगर कॉम्बिनेशन के कारण मार्केट में कंपटीशन डिस्टर्ब होगा तो वो कॉम्बिनेशन को अप्रूव नहीं करता है। तो इसलिए जो है ये तीनों ही जो थ्योरिस्ट हैं, प्रूदन, लेनिन एंड कार्ल मार्क्स, they directly not criticizing the competition but they have show some fear। रुदन ने तो पूरा सपोर्ट कर दिया, बट कार्ल मार्क्स एंड लेनिन शो कि रूथलेस जो कंपटीशन है वो भी एक मोनोपोली क्रिएट करता है, वो भी सेंट्रलाइजेशन क्रिएट करता है, वो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक से क्रिएट करता है, और वो भी फिर फाइनली सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। सो गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, एंड
हमने देखा कि यूके के अंदर भी, यूएसए के अंदर भी, जो कि बड़ी इकोनॉमीज हैं, जहाँ पे फ्री मार्केट है, कंपटीशन है, इसीलिए हर आदमी वहाँ जाके कॉम्पीट करना चाहता है। और यूरोपियन यूनियन और इवन इंडिया, सिंगापुर के अंदर भी हैं, जहाँ जहाँ भी अच्छी इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे मार्केट तो एक हिसाब से फ्री है, लेकिन रेगुलेटिंग पावर गवर्नमेंट की है, और वो कंपटीशन एक्ट के थ्रू रेगुलेट करता है, ताकि वो जो कंपटीशन है उसमें किसी तरह से मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए एग्रीमेंट्स के द्वारा, या डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज ना करने लग जाएं, या कॉम्बिनेशन के थ्रू एक इंटरप्राइज बाकी इंटरप्राइज को खाना शुरू ना कर दे, जिसके कारण मोनोपोली क्रिएट हो जाए। सो विद दिस पर्पज दिस रेगुलेशन इज देयर। सो हमने क्या पढ़ा कि कंपटीशन की क्या नीड है, कंपटीशन का क्या इकोनॉमिक रेशनल है, देन वी डिस्कस दैट कंपटीशन किस तरह से एफिशिएंसी को बढ़ाता है, देन वी डिस्कस कि कंपटीशन जो है वो सोशलिज्म के लिए अच्छा है या नहीं है, और क्यों रेगुलेशन करना चाहिए। ठीक है, अभी तक यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और शुड आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। Yes, sir. Yeah, नाउ, sir. हाँ जी राहुल। Yes, sir. Please continue. ओके, नाउ अभी ये जो स्लाइड शेयर की है इसमें आप आगे देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ इलिमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज 39 बी एंड सी। और आप ये कह सकते हो कि जो कंपटीशन लॉ है, या इससे पहले एक दूसरा पीस ऑफ लेजिस्लेशन था, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। ये जो दोनों एक्ट थे जो किसी ना किसी तरह से हमारी मार्केट इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं, इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है? बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म, ऑल स्टैट्यूट गेट द वैलिडिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के वायलेशन में होते हैं तो फिर कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? नाउ सी, both these act was enacted to fulfill the constitutional mandate of the economic justice। चाहे एमआरटीपी एक्ट हो या कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 हो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इकोनॉमिक जस्टिस, उसको फॉरवर्ड करने के लिए लॉ बनाया गया। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज द key to open the mind of the constitutional maker, and in the preamble there are various words used. So preamble wanted to establish justice, and justice not only of the political justice, three types of the justice: social, political, and economic justice. So our preamble mandate that we also has to establish economic justice. But the problem of the preamble is that preamble is non-enforceable, it is non-justiciable. Only because something is written in the preamble, you cannot make it enforceable, okay, in the court of law. And some rights were given to forward whatever promises are given in the preamble। उन सारी प्रोमिसेस के लिए एक्सप्रेस आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। चाहे हम लिबर्टी की बात करें तो उसका भी है, चाहे हम इक्वलिटी की बात करें प्रियम्बल में तो उसका भी है, सोशल जस्टिस का तो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, पॉलिटिकल जस्टिस का तो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस प्रोविजन है। और ऐसे ही इकोनॉमिक जस्टिस से एक्सप्रेस प्रोविजन है आपका आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C। अब ये आर्टिकल 39B एंड C फॉल करते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज known as, its name is डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट अगर आप देखो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बोथ आर इन फॉर्म ऑफ राइट्स, एंड in the drafting committee some rights were, they wanted to give, but there are certain rights, कुछ ऐसे rights हैं जिनको देने में गवर्नमेंट को कुछ
एक्स्ट्रा मॉनिटरी बर्डन नहीं होता। तो जैसे राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, गवर्नमेंट को क्या स्पेंड करना है, बोलो आपको जितना बोलना है, बस गवर्नमेंट को प्रोहिबिट नहीं करना। कोई पॉजिटिव ड्यूटी तो है नहीं कि गवर्नमेंट माइक लाके देगी तब आप बोलोगे, या गवर्नमेंट आपको डाटा पैक देगी तब आप अपने विचार फेसबुक या अदर प्लेटफॉर्म में रखोगे। तो जहां पे कुछ पॉजिटिव ड्यूटी नहीं थी, जहां पे गवर्नमेंट के ऊपर कुछ मॉनिटरी बर्डन नहीं था, तो उन राइट्स को तो पार्ट 3 के अंदर रख दिया गया। या कुछ ऐसे राइट गवर्नमेंट ने सोचा अभी उचित समय नहीं है, लेकिन उचित समय आएगा तब थ्रू प्रॉपर लॉ के वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। एंड पार्ट 4 में ऐसे कर दिए जो नॉन जस्टिशिएबल है। पार्ट 3 के राइट जस्टिशिएबल है, आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अगर पार्ट 3 के राइट वॉयलेट होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स जिनको हम कहते हैं। लेकिन पार्ट 4 के जो राइट है वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, बिकॉज आर्टिकल 37 खुद कहता है कि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। बट इनका पर्पज क्या है कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, while forming policy, while enacting law. And India saw a big fight between who will get the preference, fundamental right will get the preference or directive principle will get the preference. When the earlier government wanted to implement the डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाता था, और उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में सीरीज ऑफ केसेस भी हैं। ओके, सो आर्टिकल 39 बी और सी जो कि पार्ट 4 में जो कि नॉन जस्टिशिएबल हैं, दैट मीन आप आर्टिकल 39 बी एंड सी है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके नहीं कह सकते कि हमें ये इन्फोर्स करवाओ। बट हाँ, गवर्नमेंट के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट के लिए गाइडिंग पॉलिसी की तरह काम करते हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगा या लॉ के द्वारा इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब समझते हैं कि ये 39 बी क्या है, कैसे हम कह रहे हैं कि ये 39 बी और सी ये मार्केट रेगुलेटर कंपटीशन रिजीम के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। जैसे प्रियम्बल में लिखा हुआ इकोनॉमिक जस्टिस, उसी प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करने के लिए आर्टिकल 39 बी कहता है that ownership and control of material resources of the community are so distributed as best subserve the common goods. That means this principle is talking about allocative efficiency. So when any government company or the government wanted to take the facility, it has to go by the tendering, by bidding. So कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका सेल भी जब होता है, तो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो, कोल माइनिंग का एलोकेशन हो या और कुछ हो, तो उसमें आपको इस तरह से करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इट सबसर्व द कॉमन गुड। ओके, आर्टिकल 39C that operation of economic system does not result into the concentration of wealth and means of production to common detriment. मतलब हमें कैसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है उसके लिए संविधान के अंदर डायरेक्शन है ऑलरेडी 39C में। हमें ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम नहीं क्रिएट करना है दैट क्रिएट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, दैट क्रिएट द मोनोपोली। मोनोपोली होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्रिएट होगा। एंड सेकेंड पोर्शन इज टू द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन टू द कॉमन गुड। सो economic system should not be there, and that's why competition regime want to fulfill this dream of our constitutional framework of article 39C. The economic system we left, it is free, but we also control, we also regulate combination so that it would not result into creating such a monopoly that a big enterprise start through the merger eating other enterprises and it remain only one enterprise. That will lead to the concentration of the wealth. There must be, competition so that other enterprises also get the fair chance. But if there is one enterprise that through the competition by earning more profit enter into the dominant position, so that is also prohibited. When it start abusing, that is also prohibited. And so in the section 4, when we will discuss in the detail, you will find many cases. There is one case related to of venue of Pragati Maidan.
सो गवर्नमेंट की एक कंपनी है ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट कंडक्ट exhibition related to trade like book fair, trade fair, motor expo, defense expo. And government के पास और this ITPO have this Pragati Maidan, or you can say the essential services like airport, like ports. In these also, when some facility that have the essential or necessary for the competition, so that should be open for all also. So in some way, when we in the detail we will discuss Indian Trade Promotion Organization, ITPO. Yes. So the competition law or MRTP owes its inspiration from the Article 38 and 39 of the Constitution or preamble of the Constitution. And even you can say that Article 14, 19 and 21 also. Article 19, there is freedom of trade and profession also. Freedom of trade and profession. So कब होगा freedom of trade and profession? Suppose the government have entered some trade barrier. So if the government has actively involved in the market, putting some trade barrier, putting some entry barrier, so that will be the violation of Article 19. Again the enterprise has this right provided under Article 19(1), Article 19(1), also protected by Article 21, because right to life, every person needs some livelihood for surviving. Right to life does not mean mere animal existence. Any meaningful things that is necessary for existence of life. So Article 21, जिंदा रहने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, जैसे बिजनेस, तो Article 19(1) को जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है उसको 21 भी सपोर्ट करता है. एंड इन द इंटरप्राइजेस, एक इंटरप्राइज को मोनोपोली ना मिले, सबको बराबरी का दर्जा हो, तो आर्टिकल 14. फंडामेंटल राइट में जो ये ट्रिनिटी है 14, 19 एंड 21, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द गोल्डन ट्रायंगल. सुप्रीम कोर्ट इन मैनी केसेस सेड दैट दिस इज द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट. आप देखो जो भी रिट पिटीशन होगी तो उसमें आर्टिकल 14, 19, 21 हो जाएगा. So here for the competition regime also, there is the observance of the principle of Article 14, 19 and 21. जो 19 का freedom of trade and profession, or that freedom and trade and profession required for the livelihood of the people, 21. And in this exercise of freedom and trade and profession, there should not be discrimination, there should be equality of law, equal protection of law, जो दो principle हैं 14 के. So 14, 19 and 21 भी use होगा. So these are the constitutional basis for the competition regime. Okay. You know, the all institution of national life and ensure that ownership and control of material resources are distributed as to subserve the common good, and that the operation of economic system based in such a manner which do not result into the concentration of wealth and means of production to the common detriment. If you see the preamble of MRTP Act, आप MRTP Act की अगर preamble देखोगे तो उसमें 4-fold purposes थे, एंड वो 4-fold purposes डायरेक्टली ही रेफर करते थे टुवर्ड्स द 39B and 39C of the Constitution. First, the social justice and economic justice. Social justice, economic growth, पहला प्रिंसिपल था उसके प्रियम्बल में. सेकंड, वेलफेयर स्टेट. फोर्थ, रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. और इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट ना हो जाए, रेगुलेट ना हो जाए, MRTP एक्ट में डायरेक्ट अप्रोच थी, जो कि बाद में हमने सोचा कि एक बड़ा गलत है. उसके अंदर चैप्टर 3 था MRTP एक्ट के अंदर, और MRTP एक्ट के चैप्टर 3 का नाम ही था आपका रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. बिकॉज MRTP के अंदर जो अप्रोच थी दैट इज कंट्रोल एंड कमांड अप्रोच. कंट्रोल एंड कमांड अप्रोच. आपको कहाँ इस्टेब्लिशमेंट लगानी है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी. कंट्री को डिवाइड किया था रीजन वाइज, ताकि ना एक ग्रोथ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर हो सके. बट उसके बाद में लगा कि नहीं, दिस टर्न टू बी वेरी डिजास्टेरियस. कंपनीज को फ्री छोड़ दो, कंज्यूमर्स के थ्रू वो
डिसाइड करेंगी कि उनको कहाँ स्टेब्लिश करना है, और फिर वो जब परफॉर्म करेंगी वेल, तब उस हिसाब से मार्केट इकोनॉमी परफॉर्म वेल करेगी। सो पार्ट 3 जो एमआरटीपी एक्ट था, उसका नाम ही था आपका कंट्रोल, रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। और इसके अंदर 3 पार्ट, इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए सेक्शन 20 से 26, पार्ट बी सेक्शन 27, पार्ट सी 28 से 30। और इसमें आपकी इकोनॉमिक पावर अगर ज्यादा हो जाती थी इंटरप्राइज का, तो उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता था, ब्रेक डाउन किया जाता था। अभी भी जो डोमिनेंट पोजीशन है, और अगर वो अब्यूज करती है, तो आप देखो कंपटीशन एक्ट में सेक्शन 28 है, और सेक्शन 28 जब आप देखोगे तो सेक्शन 28 डिवीजन की बात करता है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को 28।